नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपके 24 दिसंबर को जो पेपर हुए थे आपके टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के, तो इसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको बता रहे हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वही हैं, कुछ तो मिल गए, कुछ नहीं मिल पाए। ठीक है, जितने मिले हैं उनको हम बता दे रहे हैं और अगला वीडियो बना के उसमें ऑल शिफ्ट के आपको बता देंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आपके 24 तारीख के बाद फिर 28 और 29 को और पेपर है, 26 को भी है शायद। तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगी, क्योंकि यही रिपीट हो के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये पूछा गया था 24 की शिफ्ट को, अब आपका ये शायद थर्ड शिफ्ट में आया था। राष्ट्रीय क्रेडिट को एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह हो जाएंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल्दी जल्दी आपको बताएं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग आपके 12-13 क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं। विज्ञान के हैं, कुछ करंट अफेयर्स के भी है। तो ये करंट अफेयर्स का है। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके बाद ओलंपिक के में ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसमें कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ट्रैक एंड फील्ड में कौन से बने हैं? आपके नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। और आपके मनु भाकर किसमें? शूटिंग में बनी। अगर मनु भाकर का पूछा जाए, शूटिंग में पूछा जाए तो मनु भाकर है। और इसके बाद पीवी सिंधु ने इसके पहले कांस्य पदक जीता था आपका बैडमिंटन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले पीडीएफ पर चलते हैं, आगे क्वेश्चन है। इसमें भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। अगला है ओलंपिक में ये वाला हो चुका। नीचे वाला देखते हैं, इसमें वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो निक्षेपण हो जाएगा, डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है, जो आपको किसमें डायरेक्ट गैस से आपको ठोस में बदल देती है किसी पदार्थ को। ठीक है, या किसी द्रव को। और ठोस से सीधे गैस में बदला जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सबलिनेशन उसको कहा जाता है। यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा, इसमें सबलिनेशन हो जाएगा। इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व हमने ये आपको अगले वीडियो में बताया था, जो इसके पीछे वाला वीडियो है, तो उसमें भी बताया था कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इनको जरूर याद कर लें। ठीक है, तो आप हमने ये आपको बताया था, इसको जूम करेंगे। तो इसमें तांबा, सीसा, चांदी टिन दिया था, तो आपका चांदी हो जाएगा इसमें। तो इसका एक वो भी देख लेते हैं, इसका पूरा जूम करके इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। इसमें आपका सबसे ये ऊपर साइड सबसे जो क्रियाशील है, ज़्यादा क्रिया करते हैं, तो ऊपर दिए गए हैं। और नीचे जिस तरह नीचे आते जाएंगे वो कम क्रियाशील होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर पढ़ना। पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन है, जिंक है, आयरन, टिन, लेड। ठीक है, और सबसे कम क्या है आपका? प्लेटिनम। अगर इनमें से भी आपको ऑप्शन दिया जाए हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, तो आपको कौन सा करना है? तो आपका सिल्वर सबसे कम हो जाएगा। या गोल्ड दिया है तो इसके बाद गोल्ड सबसे कम हो जाएगा। और प्रकृति में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? प्लेटिनम। ठीक है, ये बहुत ही कम पाया जाता है ये पदार्थ और बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये लगातार कई शिफ्टों में पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन। तो भारत का 43वां यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल मूई दम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये कभी ये पूछा जा रहा है कि ये कितने नंबर का है, यूनेस्को में शामिल किया भारत का 43 नंबर का है। मूईदम कौन से राजवंश से संबंधित है? कई प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर असम हो जाएगा। असम राज्य में ये मूईदम स्थान पड़ता है। अमोह अमोह अहूम, ठीक है, राजवंश की टीला दफनाने की प्रक्रिया। ठीक है, वहाँ पर राजवंश के जो व्यक्ति हैं या जो राजा हुआ करते थे उनको दफनाने की प्रक्रिया बताया गया है। और उनके ऊपर अच्छे विस्तार से उन पर अच्छे कलाकारी की गई है। मंदिर या उनकी कब्रें बनाई गई हैं, या उनको जो टीले दहलाने बताने वाले एक क्रम से टीले बने गए हैं। तो इनमें इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर को सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है। तो ये कई बार पूछा जा रहा है, हाई शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, वंश कौन सा है? अहोम वंश। ठीक है, असम में पड़ता है। और स्थल कौन सा है? मूई दम।
आगे चलते हैं। भारत में वर्तमान में रिपो दर कितनी है? भारत में वर्तमान में रिपो दर कितनी है? एक रिपीट हो के घूम घूम के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। रिपो दर आपकी 6.5 है। रिपो दर वह दर होती है जिसमें बैंक जो रिजर्व बैंक है अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, रिजर्व रिपो दर होती है जिससे बैंक जो छोटे छोटे बैंक हैं वो इसमें आरबीआई में रुपए रखते हैं, तो इसमें दर आरबीआई उनको रुपए देता है, तो उनका जो रिजर्व रेपो दर है वो 3 आपकी 3.5 है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगली पीडीएफ पर। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है, कौन सा है इसमें अगला? रिजर्व रेपो दर के बारे में बताया गया है कि रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है। रेपो दर को नियत करने का काम आरबीआई का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध अगर किसी तार की लंबाई को दोगुना किया जाए तो आपका इसकी प्रतिरोध भी इसका दोगुना हो जाएगा। यदि किसी तार को खींचकर दोगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध आपका 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। अगर खींच कर कहा गया तो 4 गुना हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई यहाँ से जोड़ के और इसमें जोड़ दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी आदमी को पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम है, पर तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? ठीक है, चंद्रमा का पूछ रहा है, तो चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का भार यदि यहाँ पर 60 किलोग्राम है तो वहाँ पर 1/6 भाग बचता है, तो यहाँ पर कितना उसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। यदि यही क्वेश्चन घुमा के पूछता, एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान किसी वस्तु का या व्यक्ति का नहीं बदलता है। वो अगर चंद्रमा पर 60 है तो पृथ्वी पर भी 60 रहेगा, अगर पृथ्वी पर 80 है तो चंद्रमा पर भी 80 रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है वजन में। ठीक है, अब किलोग्राम पूछा वजन है तो इसमें आपका 1/6 से इससे भाग दे दिया जाएगा तो इसमें निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो चंद्रमा है उसमें आपका वायुमंडल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर वजन बहुत हल्का हो जाता है, और पृथ्वी पर अगर किसी का 60 है तो वहाँ पर 1/60 बचता है, तो मतलब 1/6 कम हो जाता है। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है? किसी ये हो चुका है। अगर किसी व्यक्ति, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता तो यह कार्य क्या हो जाएगा? तो शून्य कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य। विज्ञान की भाषा में कार्य वह होता है जब एक जगह से वस्तु दूसरी जगह घिसकती है या सरकती है या पहुंच जाती है, तो उसको कार्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ऊपर से किसी ने नीचे फेंकी और वो यहीं से यहीं पर आ गई, तो ये कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य वो होता है यहाँ से खिसक जाना, यहाँ तरफ खिसक जाना। ठीक है, ये तो कार्य यहीं पर थी और यहीं पर आके गिर गई, तो ये कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक, और जैसे दीवाल हो गया, दीवाल पर कोई व्यक्ति इसमें बल लगा रहा है तो देख इसका बल कितना होगा, तो ये भी शून्य माना जाएगा। ठीक है, विज्ञान की भाषा में जब तक कोई चीज़ परिवर्तित नहीं होती, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती है, तो वो बल शून्य माना जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है और हर टुकड़ा कुछ समय बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो उसे यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? इसको क्या कहते हैं? तो पुनरुद्ध भवन। इसको क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन। ठीक है, एक आपका हाइड्रा इस प्रकार का होता है, जब इसमें ऐसे एक नया एक अंग निकलता है और ये छोटे समय के बाद ये अलग हो जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है, कुछ समय के बाद एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। और इसकी इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन के द्वारा ये प्रजनन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है मुकुलन हाइड्रा के शरीर की कोशिकाओं को बार बार विभाजित होने से एक उपहार बन जाता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है, ये हमने बताया कि मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा ये अलग होते हैं। आगे चलते हैं। आगे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है अगला क्वेश्चन। ये भी पूछा गया था आपके 24 वाली शिफ्ट में
इसमें कहा गया था कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु यौगिकों के लिए किस धातु का उपयोग किया। तो सोने की जो पन्नी है, इसने नाभिक के बनाने के लिए सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज भी की थी। ये ध्यान रखना है, आगे आपकी आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि सोने सबसे ज़्यादा लचीली धातु है और इसे आसानी से बहुत पतली चादरों में पीटा जा सकता है। ठीक, इसलिए इन्होंने इसका उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जब विशिष्ट धातु में हवा में जलाया जाता है, जब विशिष्ट धातुओं को हवा में जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड क्या बनाता है। ठीक है, तो ऑक्साइड बनाता है। तो इससे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमा के था कि धातु को जब वायु में जलाया जाता है या हवा में जलाया जाता है तो कौन सा आपका तत्व बनता है, तो ऑक्साइड बन जाता है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, इसमें लिखा था धातु ऑक्साइड बन जाता है। अगला है, 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं हैं, कड़वी है, मीठी है, नमकीन और उम्मीद, और इसके बाद आपकी कौन सी हो जाएगी, खट्टा इसमें बता है। ठीक है, खट्टा इसमें आपका आ जाएगा, खट्टा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनमें में से कौन सी स्वाद कलिका है। स्वाद कलिकाओं का कार्य क्या होता है, स्वाद कलिकाओं का कार्य होता है स्वाद का पता लगाना। ठीक है, मीठा है, कड़वा है, कसेला है, किस प्रकार का इसमें स्वाद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कोई ठोस सीधे, अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा है, जब कोई ठोस सीधे गैस में, इसमें कैसे नहीं लिखने, इसमें गैस में परिवर्तित होता है तो उत्पादन कहलाता है। ठीक, उत्पादन सब्लिमेशन हो जाए, सब्लिमेशन। जब कोई जल, इसमें ये पूछा गया था लेकिन इसमें और भी आपके आ सकते हैं, इनको भी देख लो। जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदलता है, जैसे कोई पानी है या कोई आपकी दारू की बोतल, उसमें जब हीट दी जाएगी तो जो इसमें परिवर्तित होगा तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। भाप का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जब द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण या ठोसीकरण। ठीक है, जो फ्रिज में आपकी बर्फ बन जाती है पानी से। इसके बाद अगला है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ये हमने करवा दिया गया है, ये भी करवा दिया गया है, ये नहीं करवाया है, ये देख लीजिए। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को इसका द्वारक कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसमें हाइड्रा हो गया, मुकुलन, ये हमने आपको पढ़ा दिए गए हैं। और ये सब आपके इतने ही क्वेश्चन थे, आज इतने ही हमको मिल पाए। तो और भी बच्चों से कहें कि जिनका पेपर हो वो भी कमेंट करके इसमें डालें, जल्दी से हम आपका भी बता दें आगामी परीक्षाओं के लिए। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ग्रुप डी की भी इस पर तैयारी करवाई जा रही है, यूपी लेखपाल की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो इसको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। और अगला वीडियो जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद साथियों।